दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों, हमने पिछले क्लास में अकबर के बारे में पढ़ने का प्रयास किया और हमने इस बात को देखने का प्रयास किया कि झारखंड से किन किन क्षेत्रों से संबंध उनका रहा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जहांगीर काल में क्या जहांगीर का झारखंड से कोई संबंध था। अगर झारखंड से अगर संबंध था तो झारखंड के किन किन क्षेत्रों से संबंध था, इस वक्त झारखंड के राजा कौन थे जहांगीर के समय में, इन तमाम बातें आज करेंगे। हम बात कर रहे हैं जहांगीर कालीन झारखंड की बात करेंगे। जहांगीर कालीन झारखंड आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़े होंगे। 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक कुछ इसका बैकग्राउंड हम बता देते हैं, क्योंकि इसका जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हम इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 13 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। छोटी सी जानकारी कि 13 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। कहां हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ठीक है, यहां तक आप याद रखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म होता है। यह इनका जन्म जो होता है कछवाहा राजकुमारी के गर्भ से होता है, जो भारमल की पुत्री होते हैं। भारमल की पुत्री कौन थे? तो कछवाहा की राजकुमारी। उन्हीं कछवाहा की राजकुमारी के गर्भ से इस जहांगीर का जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 13 अगस्त 1569। इतनी जानकारी आप इसे याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं कि जहांगीर का जो जन्म होता है, इनका जन्म हम लोग देखेंगे कि राज्याभिषेक जो होता है ये आगरा के किले में होता है। इनका राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक कहां होता है मेरे दोस्त? आगरा के किले में। इसे याद रखेंगे कि आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, ताजपोशी होता है, राजा बनते हैं। कब? 1605 ईस्वी में। अब समय की सच बात, इनकी एक महबूबा थी, इनकी एक प्रेमिका थी। इनकी एक महबूबा, उस महबूबा का नाम था नूरजहां। जहांगीर की एक प्रेमिका थी नूरजहां। ठीक है, नूरजहां जहांगीर का प्रेमिका थी। अब क्या होता है कि नूरजहां से विवाह करते हैं मई 1611 ईस्वी में। नूरजहां से विवाह 1611 में। ठीक है, 1611 ईस्वी में क्या करते हैं? विवाह करते हैं। क्या करते हैं? विवाह। ये नूरजहां मतलब क्या है कि जहांगीर की प्रेमिका का नाम था नूरजहां और उनका विवाह, नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ मई 1611 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ होता है, वैसे ही पूरा उस मुगल जो बादशाह था, इस मुगल सत्ता का जो शासन सत्ता था, पूरा मुगल शासन जो सत्ता था, इस नूरजहां के हाथों में आ गया और 15 वर्षों तक शासन करती रही। कौन? नूरजहां। मतलब क्या हुआ कि 15 वर्षों तक नूरजहां के हाथों में या मुगल सत्ता थी, 15 वर्षों तक। और इसी 15 वर्षों के बीच में एक गुट बनाती है। इसी 15 वर्षों के बीच में एक गुट बनाती है। इस गुट का नाम होता है नूरजहां गुट। क्या होता है मेरे दोस्त? नूरजहां गुट। इसे याद रखेंगे, नूरजहां गुट। सिंपल सी कहानी थोड़ा समझिएगा। हम झारखंड से इसको कनेक्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि झारखंड से इसे ले जाकर के फिट करें। अब देखिए कि प्रेमिका थी कौन? नूरजहां। नूरजहां विवाह करते हैं किसके साथ? जहांगीर के साथ। अब
ऑलरेडी नूरजहां का विवाह किसी और के साथ हो चुका था। उस व्यक्ति का नाम था अली कुली खां। लेकिन जहांगीर जो उनसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे। अब क्या होता है कि इसी बीच में क्या होता है कि नूरजहां इन्हीं के साथ विवाह कर लेते हैं। जब अली कुली खां की मृत्यु हो जाती है तब इनके साथ विवाह कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 15 वर्षों तक इन मुगल प्रशासन का जो जिम्मा था नूरजहां अपने हाथों में ले ली और अपने इच्छा अनुसार उस प्रशासन का संचालन करते रही। और इसी क्रम में एक नूरजहां गुट बनाती है। उस गुट का नाम होता है नूरजहां गुट। अब नूरजहां गुट जब बनाती है, नूरजहां गुट बना ली, ठीक है, गुट बनाती है। और इस गुट में शामिल किन्हें किन्हें करते हैं? एक तो अपने भाई को करते हैं, एक अपने पिता को करते हैं और एक खुर्रम को करते हैं। खुर्रम को, जो जहांगीर का बेटा था। एक बात हम बता दे रहे हैं कि जहांगीर का 4 पुत्र था। इसे आप याद रखेंगे। खुर्रम, क्या नाम था? खुसरो, ठीक है। पुत्र जो था इनका 4 पुत्र था। 4 पुत्र, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, ठीक है। ये 4 पुत्र थे किनके? जहांगीर के। खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। अब क्या होता है कि नूरजहां गुट बनाती है। नूरजहां का विवाह हो चुका था अली कुली खां से, लेकिन जहांगीर ने ही किसी षड्यंत्र के कारण उनकी हस्बैंड को, क्या होते हैं, अली कुली खां को मार देते हैं, मरवा देते हैं और नूरजहां से 1611 ईस्वी में विवाह कर लेते हैं। एक बात है कि नूरजहां को गुट बनाती है तो इस गुट में नूरजहां रखते हैं एक अपने भाई को रखते हैं। उस भाई का नाम है आसफ खां। क्या नाम था? ये नूरजहां की भाई था आसफ खां। एक पिता था एतमाउद्दौला। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्यास बेग। इसी का नाम है ग्यास बेग। इन्हीं को बोलते हैं ग्यास बेग। अब ये जो ग्यास बेग थे नूरजहां के पिता थे। अब क्या होता है कि एक इसमें शामिल किए थे खुर्रम को शामिल किए थे और खुर्रम को शामिल किए। अब यहां ये खुर्रम को शामिल किए, देखिएगा कि ये मिलाकर के क्या बनाते हैं? एक गुट बनाते हैं और अपने शासन को संचालन करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा घटना घटते हैं खुर्रम के साथ। अब इस गुट को आप याद रखेंगे क्योंकि अब इस खुर्रम को क्या करते हैं, कुछ समय के बाद, ये कुछ समय तक खुर्रम इसमें शामिल रहते हैं। कुछ समय तक जब कुछ समय तक इस गुट में बने रहते हैं, उसके बाद इस खुर्रम को निकाल दिया जाता है नूरजहां के माध्यम से और इसके स्थान पर किसे लाया जाता है? इसके स्थान पर लाया जाता है शहरयार को। इसे याद रखेंगे, शहरयार कौन था? शहरयार खां ये नूरजहां की दामाद थी और शहरयार जो था जहांगीर का पुत्र था। बात समझ में आया? घटना समझ में आई कि जहांगीर का पुत्र कौन था? शहरयार। और नूरजहां की एक बेटी थी लाडली बेगम। हम ही बात कर रहे थे लाडली बेगम। नूरजहां की एक बेटी थी, बेटी का नाम था लाडली बेगम। ये लाडली बेगम, ठीक है। लाडली बेगम, नूरजहां और अली कुली खां, इन दोनों से मिलकर के एक बेटी की प्राप्ति होती है। उसका नाम है लाडली बेगम और इन्हीं बेटी का विवाह शहरयार के साथ नूरजहां कर देती है। और यही कारण है कि खुर्रम को हटा करके शहरयार को इस गुट में शामिल कर लेते हैं। शहरयार नूरजहां की दामाद थी, इसीलिए इस गुट में शामिल किए। अब इसकी कहानी 1622 ईस्वी में क्या करते हैं, जब इसे इस गुट से निकाला जाता है तो अपने ही खिलाफ इस नूरजहां के खिलाफ क्या कर देते हैं,
आंदोलन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं 1622 ईस्वी में। जब ये उस वक्त दक्षिण भारत में क्या रहते हैं, सूबेदार के पद पर नियुक्त रहते हैं खुर्रम अर्थात शाहजहां। ये अपने पिता के शासनकाल में ही ये विद्रोह कर रहे हैं। और विद्रोह इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि झारखंड से इनका संबंध था। झारखंड से संबंध क्या था कि 1622 ईस्वी में वर्धमान से होते हुए राजमहल आए थे। यहां आप एक हुआ क्या कि खुर्रम का जो संपर्क था यह वर्धमान से राजमहल पहुंचे थे, राजमहल आए थे। इसे आप केवल याद रखिएगा, आगे हम जाकर के बताएंगे। वर्धमान से राजमहल आए थे, इसी क्रम में जब ये विद्रोह किए थे तो कहीं ना कहीं जहांगीर के शासनकाल में राजमहल से भी क्या था, कनेक्शन था, संबंध था। आप इसे यहां तक उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप इस कहानी को समझ पाएंगे। अभी तक झारखंड में हम इंड नहीं किया, अब हम लोग समझेंगे कि इस जहांगीर का झारखंड के किन किन क्षेत्रों से लगाव था, जहांगीर का झारखंड के किन किन क्षेत्रों से या किन किन राजवंशों से संबंध था। अब इन बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसे आप देख लें, लिख लें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं अब ये कहानी आप याद रखिएगा आगे चल करके। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे जहांगीर का संबंध। अब हम बात कर रहे हैं जहांगीर का संबंध। अब जहांगीर का जो संबंध था, जहांगीर का संबंध किन किन क्षेत्रों में था, तो हम देखेंगे किन किन क्षेत्रों में था। एक तो आपका नागवंशी मुगलों का संबंध जो था नागवंशियों के साथ था, नागवंशियों के साथ, नागवंशियों के साथ, ठीक है। एक नागवंशियों के साथ था, एक चेरों के साथ था। चेरों लोग जो था जो पलामू में क्या करते, पलामू में शासन कर रहे थे, चेरों, संबंध चेरों का। एक आपका जो था आप देखेंगे मानभूम आक्रमण क्षेत्र, मानभूम को भी इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। मानभूम को, मानभूम से इनका संबंध था क्योंकि मानभूम को ये आक्रमण करके जीतते हैं। उसके बाद एक संबंध यहां देखेंगे उस वक्त कब, खुर्रम का राजमहल आना, खुर्रम का राजमहल आना, खुर्रम का राजमहल आगमन, ठीक है, खुर्रम का राजमहल आगमन। तो हम देख रहे हैं कि संबंध आप देख रहे हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि जहांगीर नागवंशियों के साथ संबंध स्थापित किया था, चेरों के साथ संबंध स्थापित किया था, मानभूम के साथ, मानभूम क्षेत्र में इनका स्थापित था, मानभूम क्षेत्र, ठीक है, मानभूम क्षेत्र की तरफ इसका स्थापित था, इनके अधिकार में था। और खुर्रम का राजमहल आगमन जो हुआ था, इन बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। अब नागवंश जिस वक्त जहांगीर सत्ता पर आता है उस वक्त झारखंड में क्या होता है, ये नागवंशी जो थे ये छोटा नागपुर के नागवंशी थे। कहां के थे, छोटा नागपुर में शासन कर रहे थे, छोटा नागपुर में शासन कर रहे थे। उस जगह का नाम था एक कोकरा, छोटा नागपुर में एक जगह था, उस जगह का नाम था कोकरा, इसे याद रखेंगे। और इस वक्त इस कोकरा के जो राजा थे, इस वक्त जो कोकरा के जो राजा थे उस राजा का नाम था दुर्जनसाल। क्या नाम था, दुर्जनसाल, इसे याद रखेंगे। कोकरा में शासन कर रहा था कौन, दुर्जनसाल। कोकरा में कौन शासन कर रहा था, राजा दुर्जनसाल। हम बात कर रहे हैं कि जहांगीर के समय में अगर देखा जाए तो देवशाह और मधुकरण शाह का कालखंड आता है, मधुकरण शाह और देवशाह का कालखंड आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतिहास में जो लिखा गया है, जो किताबों में लिखे गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, वह जहांगीर नामा के अनुरूप यहां बदल जाता है। कुछ आंकड़ा यह बदलता है कि जहांगीर के कालखंड में दुर्जनसाल राजा माना जाता है, इसलिए हम भी यहां दुर्जनसाल को ही राजा मान करके चल रहे हैं, क्योंकि जहांगीर नामा के अनुसार इसे आंकड़ा को प्रस्तुत किया गया। लेकिन मैंने पिछले क्लास में जब अकबर के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने दुर्जनसाल को शासक बताया था और साथ साथ मधुकरण शाह को भी बारे में बताया था। और वहां
जो लिखा गया था अकबर के शासनकाल में, नागवंश की राजा जो थे वह मधुकरण शाह के बारे में चर्चा की गई थी। और हम बात कर रहे थे दुर्जन शाह, क्योंकि टाइम पीरियड मिल रहा था और यह शासनकाल जो मिल रहा था कि नागवंशियों के वंशावली से शासन कालखंड को मैंने लिख करके आपके बीच में प्रस्तुत किया था। लेकिन इतिहासकार दुर्जन शाह को नागवंशी शासक वहां ना मान करके अकबर के समय में किसको मानते हैं? मधुकरण शाह को। लेकिन जहांगीर के कालखंड में दुर्जन शाह को राजा मानते हैं। जहांगीर के काल में झारखंड का राजा उस वक्त कौन था? दुर्जन शाह। रिपीट कर दिए, पिछले क्लास में हमने बताया था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि सर आप बता दिए कि पिछले क्लास में आप दुर्जन शाह बताए नहीं, दुर्जन शाह और मधुकरण शाह में कंपेयर करके बताए थे कि किस किस बुक में क्या लिखा गया। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मधुकरण शाह को आप याद रखेंगे। और यहां जहांगीर के कालखंड में दुर्जन शाह कौन थे? दुर्जन शाह। अब जहांगीर का झारखंड की ओर आकर्षण का एक कारण क्या था? कोकरा। और कोकरा में क्या मिल रहा था? कोकरा में हीरा के खान मिले थे, हीरा के खान। क्योंकि हीरा के कारण ही जहांगीर भी झारखंड की ओर क्या किया? रुख किया। तो हीरा का खान यहां प्रसिद्ध था, क्योंकि दुर्जन शाह हीरा का राजा होता था, क्योंकि हीरा इनके कब्जे में होते थे। तो यहां जो हुआ, कोकरा में क्या होता था कि इसे हीरा लिखिए, हीरा के खानों पर अधिकार चाहता था हीरा के खान पर, क्योंकि हीरा कोकरा में प्रसिद्ध था। और ऐसा माना जाता है कि यह हीरा शंख नदी, ठीक है, उस वक्त शंख नदी थी, इसलिए हीरा की प्राप्ति होती थी। और यही वजह रहा जहांगीर का कि कोकरा को अपने क्षेत्र में मिलाने का हर संभव प्रयास किया। और क्या किया कि ये हीरा की जानकारी, इस हीरा के बारे में जानकारी देते हैं कौन? जहांगीर। उनकी एक आत्मकथा है तुजुक-ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। यहां लिखिएगा तुजुक-ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। तुजुक-ए जहांगीरी में इस बात का वर्णन मिलता है कि छोटा नागपुर से हीरा प्राप्ति हुई है। छोटा नागपुर से, यहां क्या होता है, छोटा नागपुर से हीरा की प्राप्ति होती थी, ये तुजुक-ए जहांगीरी से इस बात की जानकारी मिलती है कि छोटा नागपुर में हीरा की प्राप्ति होती थी। और यही वजह से क्या हुआ कि ये बात जहांगीर खुद लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि वहां से हमें हीरा की प्राप्ति हुई थी। और हम इसके बारे में जानते हैं कि कोकरा में भी हीरा मिलता था। अब क्या होता है कि जब छोटा नागपुर से प्राप्ति की जानकारी मिलती है, ऐसा जहांगीर साहब लिखते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता पर आते हैं, इस हीरा की प्राप्ति के लिए बेजोड़ तरीके से अपना रणनीति अपनाते हैं। और क्या करते हैं कि 1612 ईस्वी में जहांगीर ने, एक घटना है, 1612 में जहांगीर ने जफर खां को, 1612 में जफर खां को, ठीक है, इसे याद रखेंगे कि 1612 में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है। और नियुक्त करता है और आदेश देता है जहांगीर कि जा करके क्या करो कि कोकरा पर आक्रमण कर दो। क्या कर दो? कोकरा को अधिकार कर लो, कोकरा पर अधिकार कर लो, आक्रमण करके कोकरा अपने साम्राज्य में मिला लो। ये जहांगीर आदेश देते हैं 1612 में। इसको याद रखिएगा कि जहांगीर के समय में 1612, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को कोकरा पर आक्रमण करने के लिए कहा था। इसे आप जरूर याद रखेंगे। लेकिन आक्रमण करने के लिए कहा, जब ये आक्रमण करने के लिए जाते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद ये इनकी मौत बीमारी से हो जाती है। क्या होती है? बट इनकी आगे चल करके इनकी मृत्यु बीमारी से हो जाती है। मृत्यु जो होती है बीमारी से हो जाती है। इनका जो असफल हो जाते हैं इस कोकरा को जीतने में।
अब क्या होता है, धीरे धीरे जब जफर खान की मृत्यु हो जाती है तो अगला जो है 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। एक बात यहां याद रखिएगा, इब्राहिम खान आगे, अब यहां जो है इब्राहिम खान को नियुक्त करता है, ठीक है, बिहार का सूबेदार इब्राहिम खान को नियुक्त करता है। अब इब्राहिम खान जैसे ही नियुक्त होते हैं, सूबेदार बनते हैं, वैसे ही अपनी सेना लेकर के दुर्जनसाल पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। लेकिन दुर्जनसाल को जैसे ही पता चला कि हमारे यहां झारखंड प्रवेश कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, वैसे ही दुर्जनसाल ने उन्हें एक हीरा और हाथी को क्या किया, गिफ्ट के रूप में देने के लिए राजी हुए, ठीक है, गिफ्ट देने का प्रयास किए। हाथी और हीरे का प्रस्ताव भेजा, हाथी और हीरे का प्रस्ताव भेजा इब्राहिम खान को। कौन? दुर्जनसाल इब्राहिम खान को हाथी और हीरा का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन इब्राहिम खान इनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रस्ताव उनको नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कोकरा का क्षेत्र, जो हीरे से क्या था, पूरा एकदम प्रचुर मात्रा में क्या था, हीरे से संपन्न था। तो उस कोकरा को जीतने के लिए इब्राहिम खान उनके प्रस्ताव को ठुकराते हैं और इब्राहिम खान क्या करते हैं, इस राजा दुर्जनसाल को क्या करते हैं, राजा दुर्जनसाल को इस दुर्जनसाल पर आक्रमण करके इसे क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, दुर्जनसाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही दुर्जनसाल गिरफ्तार होते हैं, इस दुर्जनसाल को गिरफ्तार करने के बाद इनके परिवार वालों से पूरा का पूरा हीरा छीन लेता है। कौन? यही मालिक। कौन? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान क्या करता है, दुर्जनसाल पर आक्रमण करके उनके परिवार संबंधी से तमाम हीरा को एक जगह इकट्ठा कर देता है और क्या कर लेता है, छीन करके सीधे उस वक्त जो छीना था वो 23 हाथी हीरा, कुछ हीरा और 23 हाथी छीन करके मुगल दरबार में भेज दिया था। इसे आप याद रखेंगे, गिरफ्तार करके 23 हाथी और हीरा को मुगल दरबार में भेज दिया, मुगल दरबार में भेज दिया। अब समझिए, कम नहीं था 23 हाथी उस वक्त 23 हाथी अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन था। और ये हीरा, इनकी नजर तो हीरा पर थी। और उस वक्त दुर्जनसाल हीरा का राजा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त दुर्जनसाल ही क्या थे, शासन कर रहे थे, कोकरा उनके क्षेत्र में थे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मुगल दरबार में जैसे भेजता है, राजा दुर्जनसाल को गिरफ्तार करता है, वैसे ही क्या होता है, दुर्जनसाल को गिरफ्तार कर मुगल दरबार में जब पेश किया जाता है तो वहां से उसे क्या करते हैं कि 12 वर्षों तक इसे कहां कैद कर लिया जाता है, ग्वालियर। कहां भेज दिया था, कैद कर लिया जाता है, ग्वालियर भेज दिया था, मुगल दरबार से ग्वालियर। इस बात समझ में आ रहा है? दुर्जनसाल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके क्या किया, 23 हाथियों और हीरा के साथ मुगल दरबार में प्रस्तुत किया और दुर्जनसाल को कहां भेज दिया गया, ग्वालियर में। इस दुर्जनसाल को ग्वालियर में कैद कर दिया गया, ग्वालियर में कैद कर दिया गया, ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। ग्वालियर के किले में क्या किया, ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। और ग्वालियर के किले में जहां भेज दिया जाता है और 12 वर्षों तक क्या होता है, कैद रहता है, इसी ग्वालियर किले में कैद रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है जेपीएससी में कि जहांगीर के समय में दुर्जनसाल को किस किले में कैद रखा गया था, तो आपको याद होना चाहिए ग्वालियर के किले में। तो ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था और कैद किया गया था 12 वर्षों तक। और ये जो टाइम पीरियड था 1615 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसे कैद रखा गया था ग्वालियर के किले में। मेरे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे, अगर आप जेपीएससी के विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं इन तमाम आंकड़ों पर आपको पैनी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल आपसे पूरा एक एक बिंदु से सवाल बनते हैं पीटी के लिए, इसलिए इस बात पर आपको ध्यान होना चाहिए। आप सोचिए, अभी देखेंगे कि किस प्रकार से आंकड़ा भी जेपीएससी पूछ लेती है। दुर्जनसाल जहांगीर के समय में कितने
मालगुजारी देने के लिए तैयार हो गया था, कितने कर देने के लिए तैयार हो गया था। तो इस प्रकार आप देखेगा अभी आएगा ये बात। अब दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। अब क्या होता है, जब इसे कैद कर लिया जाता है तो अगला जो स्टेप है, तो इसी खुशी में इसको कैद करने वाले कौन थे, इब्राहिम खां। कोकरा को जीतने वाले कौन थे, इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां को 4000 मनसब प्रदान कर दिया कौन, जहांगीर। खुश होकर के 4000 मनसब प्रदान किया, किसे, ये इब्राहिम खां को। इब्राहिम खां को क्या किया, एक तो उपलब्धि इसको क्या मिल गया, इस इब्राहिम खां को क्या कर दिया, इब्राहिम खां को कि एक तो इब्राहिम खां को मिल गया क्या, 4000 का पदवी, 4000 का मनसब, 4000 का मनसब प्राप्त हुआ जहांगीर के द्वारा, ठीक है। 4000 मनसब प्राप्त हुआ, मनसबदारी जो कहते हैं, 4000 मनसबदारी प्राप्त हुआ किसको, इब्राहिम खां को। और दूसरा, इसे जो इनको जो उपाधि दिए फात जंग की, दूसरा जहांगीर इसे उपाधि देते हैं, फात जंग की उपाधि देते हैं। क्या, फात जंग की उपाधि, फात जंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंस, एकदम इंपॉर्टेंस है, हम इसे नोट करते रहे। ये उपाधि थी मेरे दोस्त, ये उपाधि थी, किसकी उपाधि थी, इब्राहिम खां की। इब्राहिम खां कौन था, बिहार का सूबेदार था, इसे याद होना चाहिए। तो फात जंग की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी, या जहांगीर ने फात जंग की उपाधि किसे दिया था। तो इस प्रकार से आपके पीटी में सवाल बन सकता है, आप इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, इस पर पैनी नजर आप रखेंगे। अब क्या होता है, जब इनको इब्राहिम खां को इस प्रकार से उपाधि दे दिया गया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि 1618 के आसपास में, अब क्या होता है कि 1618 ईस्वी के आसपास में क्या होता है कि जहांगीर एक हीरे को लेकर के एक संशय में रहता है, एक हीरे को पहचान नहीं पाता है, और अपने जीवन काल में बैंगनी कलर का हीरा नहीं देखा था, कौन, जहांगीर। तो उसे एक बैंगनी कलर का हीरा प्राप्त हो गया था, और इसी हीरे की परख उन जहांगीर के शासनकाल में जितने भी अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, नहीं हो पाई, परख नहीं कर पाए थे कि यह हीरा किस कलर का है, या कैसा हीरा है, क्या ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उस हीरा को परखने के लिए ही, और फाइनली क्या करते हैं कि उस हीरा को परखने के लिए ही जहांगीर आदेश देते हैं कि दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से रिहा कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि और वह मुगल दरबार में उसे प्रस्तुत किया जाए। तमाम राजशाही को बुलाया गया और दुर्जन साल को भी बुलाया गया, और दुर्जन साल में इतनी परख थी हीरा के लिए कि उन्होंने इस हीरे को परख लिया और राजा जहांगीर को बताने में सक्षम हुआ। और इसी खुशी में राजा जहांगीर ने इस दुर्जन साल को क्या कर दिया गया, इस कैद से रिहा कर दिया गया। खुश होकर के क्या हो गए, रिहा हो गए। 1615 1627 ईस्वी तक इनका 12 वर्षों तक यह क्या हुआ था, 12 वर्षों तक ये ग्वालियर किले में था। लेकिन जब हीरा की परख के लिए बुलाया गया, तो फाइनली इसे लगभग 1618 में बात कर रहे हैं, 1618 में। अब एक बात यहां देखिएगा, उपाधियों के बाद दुर्जन साल को क्या करता है कि 1618 की घटना है, 1618 में हीरे की परख के लिए दुर्जन साल को बुलाया जाता है दरबार में, दुर्जन साल को, ठीक है, दुर्जन साल को बुलाया जाता है। हम इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, यहां पे हम स्पेस कम हो रहा है। इस कहानी को अगर समझ गए होंगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, इसलिए कहानी आप समझें। अब क्या होता है कि उपाधि दिया। अब 1618 में क्या होता है कि हीरे को लेकर के विवादित होता है राजशाही दरबार में। तो फाइनली जहांगीर आदेश देते हैं कि दुर्जन साल को ले आओ। क्यों, क्योंकि हीरे की परख करनी है। तो दुर्जन साल को लाया जाता है, कैद से छुटकारा प्राप्ति होती है, और इसे 1618 की यह घटना है। अब 1618 की जब यह घटना है, 1618 की यह घटना है, तो आप जानिएगा कि ये फिर पुनः जब रिहा हो गया तो झारखंड में फिर से शासन करना प्रारंभ कर दिया। और यही वजह था कि इसे स्वतंत्र कर दिया गया। इसके क्षेत्र को, जितने भी क्षेत्र जहांगीर अपने क्षेत्र में मिलाया था, जहांगीर जितने भी दुर्जन साल के क्षेत्रों को मिलाया था, उन क्षेत्रों को वापस कर दिया। और साथ साथ ही
दुर्जनशाल ने 6,000 कर देने के लिए, माल गुजारी देने के लिए ये तैयार हो गया। 6,000 रुपये माल गुजारी कर देने के लिए मुगलों को तैयार हो गया था। तो ये सवाल पूछा गया था पिछले जेपीएससी में, इसे याद रखेंगे कि ये 1628 की घटना, 1628 ईस्वी में ही दुर्जनशाल ने जहांगीर को 6,000 रुपये कर देने के लिए तैयार हो गए थे। 6,000, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, दुर्जनशाल, ये दुर्जनशाल 6,000 कर देने के लिए तैयार हो गए, मुगलों को कर देने के लिए तैयार हो गए। तैयार किसको? मुगलों को। किसको? मुगलों को। क्यों देने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि खुशी मिल गई, रिहा हो गए। कौन रिहा कर दिए? जिस हीरे के कारण कैद रखा गया था, उसी हीरे ने फिर से उस कैद से वापस बुला लिया। कौन? कुकरा का क्षेत्र। बड़ा ही सौभाग्य है, इनको सौभाग्य की बात है। खैर दुर्जनशाल बहुत ही सौभाग्यशाली रहे होंगे, इसीलिए शायद ऐसा मौका उनको मिला जीवन काल में। तो इस प्रकार से देखिए कि नागवंशियों के बारे में चर्चा किए। तो यहां से सवाल आएगा जेपीएससी पीटी के लिए कि जहांगीर के शासन काल में नागवंशी राजा कौन थे? तो दुर्जनशाल, पहला सवाल। बाकी बात, दूसरा सवाल, इब्राहिम खां को उपाधि किस नाम से दिया गया जहांगीर के द्वारा? तो फात जंग के द्वारा। किसके द्वारा? फात जंग के द्वारा। उसको कितनी मनसबदारी दी गई? तो 4,000 मनसबदारी मेरे लाल। और यहां देखेंगे कि 6,000 कर देने के लिए तैयार हो गया था। कौन? दुर्जनशाल। या 6,000 कर दिया था 1628 ईस्वी में। ये जेपीएससी खुद पूछ सकी है, ये आंकड़ा 1628 ईस्वी की बात है। चलिए अब देखते हैं चेरों के साथ। चेरों के साथ इनका कैसा संबंध था? तो चेरों के साथ ऐसा माना जाता है कि अच्छा संबंध नहीं रहा। चेरों के साथ ऐसा माना जाता है कि बेहतर संबंध स्थापित करने में सक्सेस नहीं रह पाया जहांगीर। आखिर क्या वजह थी कि जहांगीर सक्सेस नहीं कर पाए चेरों से? इसकी 2 वजह थी मेरे दोस्त, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं संबंध जो था चेरों से। ये चेर पलामू में शासन कर रहे थे। कहां? पलामू में। अब ये जो चेर जो पलामू में शासन कर रहे थे, और इस वक्त जो शासक था, इस वक्त जो राजा था, उस वक्त जो चेर का राजा था कौन था? अनंत। इसे याद रखेंगे। इस वक्त जो था वह था अनंत। ठीक है, अनंत। अब यहां हम एक बात करेंगे कि अनंत राय भी थे। कौन थे? अनंत राय। अब यहां क्या होता है कि चेरों के समय में 2 राजा हुआ करते थे। यहां समझिएगा बात। चेर के समय झारखंड में 2 राजा थे। 2 राजा, एक तो कौन? अनंत। और एक जो दूसरा जो राजा हुआ सहबल राय। दूसरा जो राजा हुआ झारखंड में सहबल राय। अब समझिए कहानी। चेर उस वक्त पलामू में उस वक्त शासन कर रहा था, 2 राजा थे, अनंत राय, सहबल राय। अनंत और सहबल राय के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है कि अनंत सत्ता पर जैसे ही बैठते हैं, 1607 ईस्वी में क्या होता है? 1607 ईस्वी में क्या होता है? एक बात है कि ये 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार बना करके भेजता है, अफजल खां। अब ये अनंत और सहबल राय में जब अनंत की मृत्यु होती है 1612 में, 1612 में जब अनंत की मृत्यु होती है, तो सहबल राय जो थे, सहबल राय जब 1612 में जब मृत्यु होती है अनंत की, इनकी मृत्यु कब होती है? 1612 में मृत्यु। और उसके बाद बनते हैं राजा कौन? सहबल राय। अब सहबल राय जब राजा बनते हैं, तो जो आप देख पा रहे होंगे बरही का जो रोड है, उस रोड का जो नाम है जीटी रोड। क्या? जीटी रोड है। बरही का जो शेरशाह सूरी द्वारा शुरुआत किया गया था, बनाया गया था, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं आजम, सड़क ए आजम। तो सहबल राय एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक होने के कारण क्या होता था कि सड़क ए आजम का मतलब हुआ जीटी रोड। हम लोग जो अभी जानते हैं जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड।
इस जीटी रोड पर ऐसा माना जाता है कि यह जीटी रोड पर ये चौपारण तक इसका प्रभाव था, पूरा इसका प्रभाव चौपारण जो हजारीबाग का इलाका है, हजारीबाग, ये जो चौपारण, बड़ी चौपारण जो आपकी बात कर रहे हैं, तो वहां तक आपका ये क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यहां तक सहबल राय का क्षेत्र विस्तार था। तो उसी बीच में सहबल राय जो थे, उस रास्ते पर आने वाले मुगल काफिलों को क्या करता था, लूट लेता था। बहुत बदमाश था ये, देखने में बहुत ही बेचारा सीधा लगता था, लेकिन था बदमाश इस बात था कि लूटने में बहुत माहिर था। जितने भी बंगाल से आने वाले, जीटी रोड से गुजरने वाले जितने भी व्यापारी होते थे बंगाल से आने वाले, उन व्यापारियों को लूट लेता था। तो आवागमन में बड़ी बाधित, आतंकित करके रख दिया था सहबल राय। तो आतंकित रख करके रख दिया, तो राजा जहांगीर की नजर जाती है, आदेश उनके पास जाता है कि इस प्रकार से वहां की जनता परेशान है, वहां का व्यापारियों को लूटा जा रहा है, किसके द्वारा, झारखंड के राजा सहबल राय द्वारा। वैसी परिस्थिति में जहांगीर क्या रोकने वाला था? बिल्कुल नहीं। जहांगीर भी क्रोधित हो गया, और जहांगीर जब क्रोधित हो जाते हैं तो इनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं और इसको बंदी बनाते हैं। बंदी बना करके मेरे दोस्त इस सहबल राय को जबरदस्त तरीके से मौत दिया जाता है। और सहबल राय को जब ये जहांगीर कैद करके बुलाया जाता है, तो इसको बाघ से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, बाघ से लड़ाया जाता है सहबल राय को। और बाघ से लड़ने के बाद इस सहबल राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। तो सहबल राय की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि चेरों में एक आक्रोश की पैदा हो जाती है, आक्रोश पैदा हो जाता है, आग ज्वलन पैदा हो जाता है। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। क्यों? मुगलों के खिलाफ आतंकित होकर कि मेरा राजा को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो वैसी परिस्थिति में तमाम चेरों ने मिलकर के सीमावर्ती, जो मुगलों का सीमावर्ती क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर क्या कर दिया? लूट मार करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया गया। तो लूटने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि सहबल राय, इसका मतलब यह हुआ, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि चेरों के समय में चेरों से जहांगीर का संबंध अच्छा नहीं था। चेरों से मुगलों का संबंध अच्छा संबंध नहीं था। क्यों नहीं था? आप देख लिए, अनंत राय मृत्यु हुआ, सहबल राय बनता है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। लेकिन दो घटना आप याद रखेंगे कि इसी घटना में हम दो घटना आप याद रखेगा कि 1607 ईस्वी में, आप याद रखेंगे 1607 ईस्वी में क्या होता है कि 1607 ईस्वी अफजल खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। अफजल खां जो कि अबुल फजल का पुत्र था, ये अबुल फजल का पुत्र था, अबुल फजल का पुत्र, ठीक है। ये पलामू पर आक्रमण करने के लिए इसे भेजा गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। 1607 ईस्वी में अफजल खां द्वारा पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो अफजल खां को सूबेदार बना करके पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया जहांगीर के द्वारा, लेकिन वह असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि वह 2 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है, उसको बीमारी हो जाता है, और बीमारी के कारण बेचारा अफजल खां की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनका जो सपना था इस चेरों वाला पलामू वाला एरिया को जीतने का, वह क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसी क्रम में 1612 ईस्वी में, इसी क्रम में 1612 ईस्वी में क्या होता है? अनंत की मृत्यु होती है। अनंत की मृत्यु होती है, अनंत की मृत्यु हो जाती है। जो हमने कहानी बताया कि 1612 में अनंत की मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद अगला शासक को बनता है, कौन बनता है? सहबल राय। इसके साथ अनंत की मृत्यु के बाद शासक बनता है सहबल राय, सहबल राय। इसे आप नोट करेंगे कि अगला शासक बनता है सहबल राय। जहांगीर क्या होता है? सहबल राय बनता है। एक तो कहानी आप समझ लिए। इस प्रकार से आप इसे 2 बिंदु याद रखेंगे। 1607 कहां का नियुक्त किया गया था? अफजल खां, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था जहांगीर के द्वारा। क्लियर है आप? किस लिए किया गया था? उद्देश्य क्या था? पलामू पर आक्रमण करना। 1612 में अनंत की मृत्यु हो जाती है, और अगला जो मुगल बात, ये अगला जो क्या कहते हैं इसको, अगला जो शासक जो बनता है झारखंड का, चेरों का शासक बनता है सहबल राय।
अब संबंध, इसका मतलब पूर्ण रूप से मुगलों से संबंध चेरों का अच्छा नहीं रहा था। इस प्रकार से अभी हम लोग देखिए। अब बात करते हैं जहां चेरों के बाद एक मानभूम क्षेत्र, मानभूम का जो इलाका, ये मानभूम का इलाका एक क्षेत्र। दूसरा संबंध हम लोग देखते हैं, दूसरा संबंध हम बात करें मानभूम, मानभूम का क्षेत्र। इस मानभूम का क्षेत्र में हम बात करेंगे कि इस मानभूम का क्षेत्र से संबंध था किसका, जहांगीर का। अब इस मानभूम के दो क्षेत्र हम बात करेंगे, एक क्षेत्र था बिष्णुपुर और एक क्षेत्र था आपका पंचेत। कौन कौन, एक क्षेत्र था बिष्णुपुर और एक क्षेत्र था पंचेत। कौन था, पंचेत। इसी मानभूम, मानभूम का मतलब वर्तमान का धनबाद। इस बिष्णु में क्या होता है, पर अधिकार कर लिया था मुगलों ने पहले। अब क्या होता है कि जहांगीर के शासनकाल में ही बिष्णुपुर में क्या होता है, बिष्णुपुर में अधिकार हो जाता है किसका, जहांगीर के कालखंड में इस बिष्णु पर अधिकार हो जाता है। लेकिन दूसरा जो अधिकार करने वाला था वो पंचेत। ये पंचेत के राजा उस वक्त थे कौन, इसे याद रखेंगे। पंचेत के जो राजा थे, पंचेत के जो राजा उस वक्त थे वीर हमीर थे। कौन थे, वीर हमीर। कहानी समझिएगा, इतिहास मेरे दोस्त कहानी से जब तक कोरिलेट नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक याद भी नहीं होगा। मानभूम का क्षेत्र उस वक्त दो था, जहांगीर के समय बिष्णुपुर और पंचेत। इसे जीत लिया गया बिष्णुपुर, जहांगीर के समय में ही इसे क्या कर लिया गया, जीत करके मिला लिया गया जहांगीर के कालखंड में। एक बचा पंचेत। अब पंचेत के राजा उस वक्त शासन कर रहा था वीर हमीर। अब क्या होता है कि इसी वीर हमीर को हराने के लिए, वीर हमीर को हराने के लिए क्या करता है, पंचेत को जीतने के लिए क्या होता है, इस वीर हमीर को दो लोगों ने क्या कर दिया, इस वीर हमीर को दो लोगों ने पराजित किया था। पहला जो लोग था अफजल खां था। पहला क्या था, अफजल खां। अफजल खां आप जान रहे हैं कौन था, अफजल खां जो था बिहार का सूबेदार था, बिहार का सूबेदार। इन दोनों मिल करके बिहार का सूबेदार। और एक आपका जो था, जो आपका बंगाल का सूबेदार था, उस व्यक्ति का नाम था इस्लाम खां। इस्लाम खां ये था बंगाल का सूबेदार। कहां का था, बंगाल का सूबेदार था। लेकिन ये बंगाल का सूबेदार ये मुगलों की तरफ से ही था, दोनों मुगल के ही तरफ से थे। अब ये दोनों मिल करके पंचेत जमींदार वीर हमीर, ये वीर हमीर एक जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार था पंचेत का। तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया, किस पर, वीर हमीर पर। वीर हमीर पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। इन दोनों ने मिल करके इस पर क्या कर दिया, पंचेत राज पर अधिकार कर लिया, पराजित कर दिया। तो राजा हमीर क्या हो जाते हैं, पराजित। राजा हमीर क्या हो जाते हैं, ये जो राजा हमीर हैं पराजित हो जाते हैं और पंचेत भी मुगलों के कब्जा आ जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों महानुभाव ने वीर हमीर को हराने का काम किया और पंचेत मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। किसके शासन काल में मेरे दोस्त, तो जहांगीर काल में। किसके कालखंड में, जहांगीर काल में। इसको एकदम आप याद रखेंगे। एक पीछे क्लास में भी जो पीछे बताए थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में बता रहे थे कि खुर्रम जिन्होंने ही नूरजहां के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह छेड़ दिया था। तो यहां हम लोग खुर्रम का राजमहल आगमन को भी देख लेते हैं। इनका संबंध जो था, एक तरफ खुर्रम का राजमहल, खुर्रम का राजमहल आगमन, राजमहल आगमन, इसे समझिए आप लोग, इसे समझिएगा। खुर्रम जो हम लोग बोलते हैं शाहजहां को बोलते हैं, अभी तक सत्ता में नहीं बैठे हैं खुर्रम। अब यहां खुर्रम जो है, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर को बचपन में प्यार से सलीम, क्योंकि शेख चिश्ती सलीम के यहाँ हुआ था, इसीलिए प्यार से वहां उनका नामांकन भी सलीम भी किया गया था, बचपन से बुलाते हैं सलीम। लेकिन यहाँ खुर्रम का राजमहल का आगमन क्या हुआ था, समझिएगा यहाँ क्यों आगमन हुआ था। क्योंकि जो चेर ने, सॉरी जो नूरजहां ने जो गुट बनाया था, एक गुट में क्या था, इस खुर्रम का जो राजमहल आगमन हुआ था, ये क्या था, उस व्यक्ति का नाम था, आप देखेंगे नूरजहां का जो गुट था, नूरजहां का जो गुट था, नूरजहां गुट जो था, इसमें कौन कौन था, भाई था, भाई आसफ खां,
भाई था, अभी पिछले क्लास अभी देखे थे शुरुआत में, भाई आसफ खां, एतमादुल्ला, पिता एतमादुल्ला, ठीक है, एतमादुल्ला। और एक आपका था खुर्रम को रखा गया था, खुर्रम को, ये पिता था और ये बेटा था खुर्रम। तो इस खुर्रम ने 1622 ईस्वी में क्या किया, जब इसको गुट से निकाल दिया जाता है खुर्रम को, और इसके जगह पर शहरयार को शामिल किया जाता है, शहरयार को, किसको, शहरयार को शामिल किया जाता है, तो खुर्रम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। खुर्रम क्या करते हैं कि इनके खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं 1622 ईस्वी में। उस वक्त दक्षिण में सूबेदार नियुक्त होते हैं खुर्रम। तो ये खुर्रम जो थे 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में क्या होता है कि नूरजहां का विद्रोह करके 1622 नूरजहां में निकाले जाने पर, नूरजहां के गुट से निकाले जाने पर 1622 ईस्वी में विद्रोह करते हैं और बर्धमान से होते हुए आपका कहां, राजमहल, 22 में बर्धमान से होते हुए राजमहल आते हैं। और इसी वक्त राजमहल में कुछ मुगल लोग थे, यहां समय शासन कर रहा था, कुछ मुगल सरदार शासन कर रहा था। उस मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को भी मार दिया। इस राजमहल में क्या कर दिया कि मुगल, मतलब इब्राहिम खां को मार दिया, इब्राहिम खां मारा गया। इब्राहिम खां जो कि ये कौन था, मुगल सूबेदार था, यह मुगलों की तरफ से सूबेदार था राजमहल में। तो राजमहल जब जाते हैं खुर्रम साहब, तो इन दोनों के बीच में टकराहट होती है, किनके बीच में, इब्राहिम खां और खुर्रम के बीच में। तो जब इब्राहिम खां और खुर्रम के बीच में टकराहट होता है तो इब्राहिम खां मारा जाता है, इब्राहिम खां की मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इस प्रकार से राजमहल की ओर ये आगमन इनका हुआ था। इस प्रकार से हम देखें कि जहांगीर काल में चार क्षेत्रों में हम लोग देखें, नागवंशियों से संबंध था, चेरों से भी संबंध था, और आपका मानभूम से भी संबंध था, और आपका खुर्रम से भी, खुर्रम का जो क्षेत्र राजमहल से भी संबंध था जहांगीर के शासनकाल में। इस प्रकार से जितने भी सवाल बन पा रहे थे, जितने भी जहांगीर से सवाल बन पाते, उन तमाम बातों की चर्चा हमने क्लास में की। और आप लोग इसका नोट्स बनाते जरूर चलें, ताकि आपको जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाएं तब आप हर एक वीडियो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए क्रमबद्धता के साथ अपना नोट्स बनाते जाएं, ताकि रिवीजन करने के दौरान बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही कम समय में आप चीजों को गेन कर पाएंगे। इसलिए अब हम इसके आगे की बातचीत हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम क्या होंगे, उत्साहवर्धित होंगे, जिस परिणाम स्वरूप नए नए वीडियो लेकर के आप सबों के बीच इसी प्रकार निःशुल्क देते रहेंगे। जहां तक मस्तिष्क विवेक आपके जेपीएससी पीटी तक, जहां तक आपके मेरे विवेक से जितने भी मैंने ज्ञान को अर्जित किया है, उन ज्ञानों को मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन तमाम दोस्तों को भला हो जिन लोगों के पास आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए एक मेरा पॉजिटिव सकारात्मक एक कदम है। इस सकारात्मक कदम में आप लोगों का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। अब इसके आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।